आज हम बात करेंगे यूरोपीय पार्लियामेंट की उस रिपोर्ट के हवाले से जो भारत के हवाले से यूरोपीय पार्लियामेंट ने इसी माह रिलीज की है, और इसमें भारत के ऊपर थोड़ी बहुत तनकीद भी हुई है। और इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है भारत से मेजर गौरव आर्या। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप मेजर गौरव आर्या को देखते रहते हैं। और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है शेफील्ड से जनाब शफक मोहम्मद साहब, जो MEP थे बरतानिया के यूरोपीय पार्लियामेंट में, और इस तरह की बहुत सारी जो रिपोर्ट्स आई उनमें उनकी इनपुट भी रही। यहां तक कि भारत में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उस हवाले से भी उन्होंने एक रेजोल्यूशन टेबल की यूरोपीय पार्लियामेंट में। तो आज मेरी कोशिश थी कि इन दोनों हजरात को आमने सामने लाया जाए और दोनों से इनकी इनपुट ली जाए। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो मैं पहले शफक साहब आपके पास आऊंगा। इफ यू कुड ब्रीफली आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि ये जो यूरोपीय पार्लियामेंट की अब रिपोर्ट आई है इसमें क्या क्रिटिसिज्म हुए हैं शफक साहब इंडिया के ऊपर? देखिए, ये जो रिपोर्ट है वो यूरोपियन पार्लियामेंट की जो रिसर्च डिपार्टमेंट होती है, तो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में भारत में ये ऐसी कोई पार्लियामेंट में होती है कि ये ब्रीफिंग होती है ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मुलाजिम हैं, और वो क्या करते हैं कि एवरी सो ऑफ्टन मुख्तलिफ कंट्री के जो है ना ब्रीफिंग देते हैं। तो जो रिपोर्ट उन्होंने पिछले हफ्ते यूज किया है उसका टाइटल है चैलेंजेस फेसिंग इंडिया डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमी। सो एक तो उनकी जमहूरियत के हवाले से बात की है, और दूसरा जो इकोनॉमी है ये पोस्ट कोविड का मसला है। ये नहीं कि कोविड के वायरस के कोविड की मेंशन होती है लेकिन ये पहले से, और इसमें अक्सरियत ये होता है कि ये पिछले साल तब्दीलियाँ आई हुई हैं। मसलन ह्यूमन राइट्स इसको काफ़ी फीचर होता है, लेकिन प्रेस फ्रीडम्स भी होता है। और ये कह रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो डाउनग्रेडिंग, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, इन देयर व्यू ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्लियरली जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसके हवाले से काफ़ी यूरोपियन यूनियन को मुझे भी फिक्रमंद था, और इसलिए वहाँ पर जो 8 से 6 बिग ग्रुप से हमने वहाँ जनवरी में एक रेजोल्यूशन लेके आए थे, एक्सप्रेशन आवर कंसर्न्स। उसके ट्रिगर पॉइंट सर ये था कि जो क्या कहते हैं आपको, नेहरू यूनिवर्सिटी सर, गौरव साहब, व्हाट्स इट कॉल्ड, JIU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दैट यूनिवर्सिटी, वहां पर जो स्टूडेंट्स के अटैक्स हुई थी वगैरह, वो ट्रिगर पॉइंट है हमारे लिए। वी वर डीपली कंसर्न्ड अराउंड व्हाट वाज हैपनिंग, एंड देन क्लियरली द इश्यूज अराउंड जो CAA एंड NRC, because we looked at both, अकेले में हमने नहीं देखा, we looked at both what the CAA was and NRC जो असम में हुआ था on basis of that। और देखिए हमारा जो इश्यू है यहाँ यूरोप में, इंडिया has always had a very positive image, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पहले से इंडिया में हमेशा ये पॉजिटिव इमेज हुआ है, और लैंड ऑफ कलर, लैंड ऑफ द ताज महल, रेड फोर्ट एक्सेट्रा, गोवा। So both in the UK and Europe में हमेशा इंडिया का जो इमेज है ना, has been a really nice, good, soft image in terms of a very open, tolerant society, secular. लेकिन I think what the issue हमारे लिए है कि these last few years, maybe it's the social media, maybe we've been able to see another side of India, जो भी है, ये जो चीजें नजर आ रही है हमसे। So लोग माने ना माने, the kind of report जो US से आई थी around the religious freedoms etc, which it was downgraded on par with China, Iran, North Korea, etc., is not a good place. So ये जो रिपोर्ट है अभी हर MEP को गई है, और बेशक हम COVID-19 के जो लॉकडाउन है यूरोप में, लेकिन ऑनलाइन अभी यूरोपियन यूनियन की मीटिंग्स भी जारी है। ठीक है, लॉकडाउन हमारे लिए है वो इंडिया ट्रेड डील है। ठीक है, मैं इसकी डिटेल्स पे आऊंगा शफक साहब। अच्छा मेजर साहब, आपने सुना रिपोर्ट के हवाले से, आपसे वैसे भी गुफ्तगू होती रहती, इसमें इन्होंने उस रिपोर्ट का भी जिक्र कर दिया जो अमेरिका ने रिलीज की थी कुछ अर्सा कबल। अब यूरोपीय यूनियन भी आपके मुल्क को क्रिटिसाइज कर रही है, तो आप लोग बाज क्यों नहीं आ जाते, क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अतर साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आप लोग बाज क्यों नहीं जाते। देखिए ऐसा है कि मैं आपको बात बताता हूँ ना, जैसे शफाक साहब ने भी बताया कि इंडिया का एक जमाने में एक रेपुटेशन थी, गोवा, ताजमहल, लैंड ऑफ स्मेल्स, कल्चर्स, कलर्स, साउंड्स, बड़ा एक देखिए एक जमाने में हिंदुस्तान को फर्क बहुत पड़ता था कि यूरोप और अमेरिका उसके बारे में क्या सोचता है। सचमुच हमें बहुत फर्क पड़ता था। पिछले कुछ सालों से हमें फर्क पड़ना बंद हो गया है। तो
तो यूरोपियन यूनियन रिपोर्ट निकाले, अमेरिका रिपोर्ट निकाले, हमारी तरफ से मुबारकबाद, 10 रिपोर्ट और निकालें। पहली चीज, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन है, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ब्लॉक हेडेड हियर, बट आई एम ट्राइंग टू से दैट हमें क्यों नहीं फर्क पड़ता। उसका मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। देखिए साहब, ऐसा है कि पहली बार इंडिया ने कई सालों के बाद ये रियलाइज करा, एक रियलाइजेशन है इंडिया में कि हमारी खुद की आइडेंटिटी है जो कि बाहर वाला डिक्टेट नहीं करेगा। अब जो भी बिजनेस होगा इंडिया में, ठीक है, हम फ्लेक्सिबल लोग हैं, और जब बिजनेस की बात आती है, आउटवर्ड लोगों से बात करने की बात आती है, हम जरूर फ्लेक्सिबल हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन इन दी एंड जो बिजनेस होगा, व्हेन आई से बिजनेस आई डोंट मीन कमर्शियल, आई मीन इंडिया के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो हमारी शर्तों पे होगा, वरना नहीं होगा। नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नुकसान, माली नुकसान होगा? ऐसा तो नहीं कि यूरोपियन यूनियन F-16 हमारे ऊपर आके डाल देगा, बम डाल देगा, ऐसा तो नहीं है। माली नुकसान होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। Whatever happens will have to happen। देखिए, इसमें ना कोई बराबरी वाली बात नहीं होती कि थोड़ी आपकी थोड़ी मेरी, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, शफाक साहब ने बहुत बढ़िया बात, 3 पॉइंट में शफाक साहब के ले लेता हूं। एक तो JNU का बोला कि वहां पे मार पिटाई हुई, राइट? JNU में जो शफाक साहब ने बोला, ये किस्सा बिल्कुल ठीक है और उन्होंने सही बात कोट करी है, मार पिटाई हुई थी। लेकिन सिर्फ JNU में शफाक साहब नहीं मार पिटाई हुई, हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर मार पिटाई नहीं होती, खासतौर से इलेक्शन में? यहाँ पे तो अगर आप यूपी बिहार में चले, यहाँ पे तो सिर्फ लाठियां चली, वहां पे तो गोलियां चलती हैं, बम फटते हैं यूपी बिहार में, मतलब वहां पे किलिंग्स हो जाती हैं। और आई थिंक मैंने सुना था पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, जहां पे लड़ाई झगड़े होते हैं, गोलियां चलती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज, मैं भी ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके, इससे पता नहीं कोई JNU के बच्चे देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे, कि मैं उनको यही कहूंगा, अब तो मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैं यही कहूंगा उनसे कि बेटा, आप लोग जो जिसलिए आए हो, जब कई माँ बाप ने बहुत सैक्रिफाइस करा है आपको पढ़ाने के लिए, किसी ने अपनी जमीन बेची है, किसी ने कर्ज लिया है किसी से, और आपकी पढ़ाई वैसे भी हाईली सब्सिडाइज्ड है। तो रादर देन वरिंग की वेनेजुएला के ऑयल प्राइसेस क्या हैं और अमेरिकन इंपीरियलिज्म क्या है, आप प्लीज पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, अपना थोड़ा पढ़ाई लिखाई में फोकस करें। प्रॉब्लम यह है कि देयर आर 2-3 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया दैट आर फॉरएवर एजिटेटिंग। उनको हर चीज से प्रॉब्लम है ना, उसको हर चीज से। ट्रंप ने यह कह दिया, अच्छा आपका ओपिनियन जरूर होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, आप इंसान है भाई, आप जानवर नहीं है, आपका ओपिनियन होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, पर हर बात तो मोमबत्ती लेके निकल जाते हैं, प्लेकार्ड लेके निकल जाते हैं। ये अमेरिका ने सद्दाम के ऊपर अटैक कर दिया, इनका दिलाजारी हो गई। अरे इनका, ये अपना पढ़ाई करो, you are being subsidized by the government and by the people of India. Do your job. चलें, आपका पॉइंट टेकन, पर मेजर साहब देखें, बात हो रही है ओवरऑल इंडियन सोसाइटी की। JNU का तो चलें एक छोटी उन्होंने एक मिसाल दी, ओवरऑल जो इंडियन सोसाइटी है उसमें इनटॉलरेंस, जो सेकुलर इंडिया, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, गोवा स्मेल्स, हिप्पी ट्रेल, जो वो इंडिया था, वो इंडिया किधर गया? वो तो आप लोगों ने कहीं पे दबा दिया। वो मुझे भी पसंद नहीं था, वो वाला इंडिया, हिप्पी ट्रेल गोवा वाला, मुझे खुद पसंद नहीं वो इंडिया। मैं आपको बताता हूँ सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को फेवर करें। सेक्युलरिज्म मींस एसेंशियली ये गोरों का कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे तो मुल्क कोई सेक्युलर था ही नहीं इस साइड में, ये तो गोरे लेकर आए। सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट, यानी कि मजहब और सियासत जुदा होंगे। इकबाल ने कहा था, इनफैक्ट इकबाल ने उल्टी बात करी थी, अल्लामा इकबाल ने बोला था जो मजहब और सियासत हो जुदा तो जो बचता है वो है चंगेजी, द रूल ऑफ चंगेज खान, उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। तो जो इंडिया में आप सेक्युलरिज्म कह रहे हैं, अगर सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट है सेक्युलरिज्म, तो बिल्कुल बात ठीक है कि सेक्युलरिज्म चर्च, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारी हिंदू होली बुक से स्टेट चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है। और क्या गलतियां हुई हैं हिंदुस्तान में? बहुत गलतियां हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं हमारा मुल्क परफेक्ट है और यहाँ पे कुछ गलतियां नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। मैं तो यूरोपियन पार्लियामेंट में ये हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं ऑनरेबल सामने शफाक साहब, मैं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके मैंने ये बोला है कि आप लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं कश्मीर में। मैंने वहां पे जाके फिगर्स दिए थे, मुझे याद नहीं है, मैंने पार्लियामेंट में जाके फिगर्स दिए थे कि कितनों के ऊपर केस चला है, कितने लोग जेल में हैं। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कश्मीर पे आऊंगा, मैं आपका यही पॉइंट लेके जाता हूँ शफक साहब के पास। शफक साहब, आप यूरोपियन पार्लियामेंट में बैठे रहे, काफी अर्सा गुजारा, यूरोपीय पार्लियामेंट की रिपोर्ट आई और दीगर रिपोर्ट्स भी आती जाती हैं। अब मेजर साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग पहले डिक्टेट करते थे इंडिया को या दीगर ममालिक को, ये वेस्ट को एक आदत है कि आप लोग बन जाते हैं एकदम से चौधरी और दुनिया पूरी को लेक्चर देते हैं।
तो इंडिया अतर साहब सॉरी, अतर साहब माफ कीजिएगा, अतर साहब मैं बीच में आ रहा हूँ, माफ कीजिएगा। मैंने ये नहीं बोला कि वेस्ट ने डिक्टेट करा। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, हम लोगों में वो इंडिया में कमी थी। हम लोग ढूंढते थे कि जब गोरा बोलेगा ना, अगर गोरा बोलेगा ये चीज अच्छी है, वो वेस्ट ने हमें कभी नहीं बोला कि तुम ये करो, और हमने हाथ जोड़ के बोल दिया कि हाँ साहब। इसमें वेस्ट की गलती नहीं है, गलती हमारी थी, ये गलती हमने दूर कर दी। अच्छा, वो अब ये उन्होंने उस बात उस तरह की कि अब वो कह रहे हैं कि आप वी आर नो लॉन्गर, आप जो है आप हमें नहीं बता सकते और ना ही हम आपसे सुनने चाहते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारा जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। तो क्या वजह है कि फिर भी वेस्ट बाज नहीं आता और इस तरह की रिपोर्ट्स निकालता रहता है? देखिए, हर मुल्क जो है ना, एनी कंट्री, दे कैन क्लियरली सेट देयर ओन पॉलिसीज, लेकिन आई थिंक बेशक मेजर साहब कहें कि हमें नहीं परवाह क्या सोचते हैं, आई कैन अश्योर यू मेजर साहब, योर गवर्नमेंट इज रियली इज बॉदर्ड। बेशक वो कहें नहीं, वो नहीं बॉदर्ड। आई सो एट फर्स्ट हैंड जब जो सीए का मसला था, अगर सीए का मसला इंटरनल था, आपको परवाह नहीं थी यूरोपियन यूनियन के लिए, सो व्हाई वाज देयर सच अ मैसिव, इतना बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट फ्रॉम द एम्बेसडर इन ब्रुसेल्स टू एवरी एम्बेसी इन यूरोप, क्योंकि मेरे वहां साथी थे, and they would just say, Chef, what the hell is happening? The Indians, they really are not very tolerant around a minor bit of criticism that we're trying to say, hey, look, we are your critical friends, you know? So whatever the relationship is seen from the Western point of view, from our point of view, हमारी जो नजर से हम critical friends हैं, हमारा जो special relationship है, links to the Indian subcontinent, India, Pakistan, Bangladesh, बेशक आप कहें Europeans, etc. हमारी फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में भी इतनी बड़ी तादाद से वहां से कम्युनिटी रहती है। सो व्हाटएवर हैपेंस ओवर देयर, हमारा वहां फर्क होता है। आपको मैं बता देता हूँ, 2000 में जो गुजरात राइट्स हुए थे, हमारे जस्ट 30 माइल्स अप द रोड फ्रॉम मी, ये बाटली में इलाका है, वहां पर 2 लड़के गए थे, वन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, गुजराती मुस्लिम थे, दे वेंट टू इंडिया ऑन अ विजिट, और वहां बेचारे वो ताजमहल में गए थे, वापस आ रहे थे वैन में, दे कम अक्रॉस द राइट थिंग, एज अ रिजल्ट वहां पर जो वैन में थे लोगों को अटैक हुआ और 2 ब्रिटिश सिटीजन्स गॉट किल्ड, और अभी तक वो उनका जो केस जस्टिस नहीं हुआ। सो व्हाट हैपेंस इन इंडिया, पाकिस्तान हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन अस, एंड एज अ रिजल्ट दैट्स व्हाई द यूरोपियन यूनियन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट will pass comment as a critical friends, look, we want to help you because what happens in आपके जो मुल्कों में होता है हम पर असर पड़ता है, ये हमारी कम्युनिटी पर असर पड़ता है। अभी कोविड वायरस का मसला दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत फिक्रमंद है। Just what I was asking Major Sahab before we came on, what is the situation, COVID virus in India and Pakistan, because people being infected there are likely to come back here, or us going to Pakistan and India, वो फर्क पड़ेगा। So that's why we care. I think you should. I would say, Gaurav Sahab, I think India should care about what 27, 28 countries in Europe, the biggest trading bloc, दुनिया में सबसे बड़ा जो trading bloc है, अमेरिका से ज्यादा consumer हमारे पास है, and for 10 years, हम 10 साल हो चुके हैं, we've been trying to negotiate a trade deal with India. अच्छा, मैं इसमें sorry Shafaq, I would let you finish this. मैं इसी पे ट्रेड डील के ऊपर ही आऊंगा। I'm just going to ask एक क्वेश्चन आपसे, फिर मेजर साहब मैं आपके पास अच्छा अतर साहब एक बात बोलता चलूं आपको, फिर आप शफाक साहब के पास चले जाइएगा। शफाक साहब ने ना 3-4 पॉइंट्स मेंशन करे, अगर एक-एक पॉइंट करके आप मुझसे पूछें तो मैं एक-एक पॉइंट को एक-एक मिनट वो करके, जैसे सीए है, रिलीजियस इंटॉलरेंस है, गोधरा राइट्स, आप एक-एक करके पूछे तो मैं एक-एक पॉइंट पे आऊंगा। अच्छा शफाक साहब, मैं यही कह रहा हूं कि बात ये है कि इतनी बड़ी जो इंडिया की इकोनॉमी है, आपने ट्रेड डील की भी बात की, अभी तो यूरोपीय यूनियन भी रिपोर्ट निकाल रही है, अमेरिका की रिपोर्ट भी आई है, पर पहले इंडिया में ये सब कुछ तो बहुत अरसे से चल रहा है, कश्मीर में भी सब कुछ हो रहा है, आसाम में भी हो रहा है, नागालैंड में भी हो रहा है, पर पहले इस बड़ी इकोनॉमी की वजह से जो यूरोपियन पार्लियामेंट थी, जो यूरोपियन मुल्क थे, जो आपके कोलीग्स थे, उस वक्त तो वो इंडिया के साथ कुछ इस तरह की बात नहीं करते थे, इसलिए कि उनको भी ये था, ये लालच थी यूरोपीय ममालिकों के हमारी इंडिया के साथ ट्रेड डील होगी। तो अब ये इसमें तो यूरोपीय ममालिक का अपना भी कसूर है ना? बेशक, yes, maybe we should have been stronger with our Indian friends and colleagues. लेकिन देखिए, लोग हम यही कर सकते हैं here and now, पीछे दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब आगे देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। कि यहाँ में अभी जो है, आपने हवाला दिया था कि ट्रेड डील इकोनॉमिक सिचुएशन जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है मेजर साहब, ये है कि
the unemployment rate, and you can correct me if I'm wrong here, that I've read it, ये है पढ़ा हुआ इधर 5 year high. और मैं हैरान हूँ, I didn't realize this is a huge number, 800,000. So आप में इसके कहते हैं 8 लाख या 8 लाख बच्चे हर महीने come onto the job market. और मुझे पता है जब मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में डिस्कशंस ट्रेड डील में आले होते थे, वो कह रहे थे कि इंडिया को चाहिए 6 to 8% ग्रोथ रेट पर ईयर just to keep in touch, to keep these young people जो लेबर मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए. So इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड डील जो होगा इंडिया के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा. But through that trade deal, we'd also like to see some changes. गल सीधी है. मैंने वहाँ यूरोपियन यूनियन में जाके कहा कि यूरोप can be a real force for good in the world. लोगों की जो and this is not a specific policy for India. मैंने उनको साफ कहा था कि we need a policy that minimizes the impact on the environment of any trade. We should safeguard children, so no child should be working in any lab in any factory that produces goods for us. हमारे लिए जो सामान बनाते हैं. We should also champion women's rights and equality. We should also, demand that countries, fulfill their international obligations and human rights. Right? And that should apply to Saudi Arabia, Indonesia, whichever country. And I'm keen through that we can actually bring about positive change in other countries. शायद लोग कहें कि आप दूसरे मुल्कों में दखल-अंदाजी कर रहे हैं, आप just turn a blind eye और सिर्फ हमारे लिए तजारत करें. मैं अब आपके पॉइंट्स की तरफ आता हूँ शफक साहब, एक पॉइंट करके आता हूँ. अच्छा, जो इस रिपोर्ट के अंदर भी पॉइंट्स हैं मेजर साहब, एक तो ये सीईए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उस हवाले से शफक साहब ने खुद भी एक रेजोल्यूशन भी टेबल की थी यूरोपियन पार्लियामेंट में. तो मेजर साहब, इसमें आपने जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेटरी रवैया आपकी हुकूमत ने रखा है मुसलमानों के साथ, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि जी सबको हम दे देंगे नेशनैलिटी लेकिन मुसलमानों को हम नहीं देंगे. एक मिनट, पहली बात तो अतर काज़मी साहब ये बता दूं, 2.5 पन्ने का सीए है और अगर लोग पढ़ लेते तो अच्छा रहता. लगता है लोगों ने पढ़ा ही नहीं. वो मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, आप उसको देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा. उसमें ऐसा कुछ है नहीं. जो पूरा एक हवा बनाया गया है, एक झूठ बोला गया है पूरी दुनिया में कि मुसलमानों के, ठीक है सर मेरे पास भी है, कि अगर आप उसमें देखें उसमें 2 चीजें लिखी हुई हैं, राइट, सीए में. 31 दिसंबर 2014 की एक कट ऑफ डेट है. 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में आया है, पहली बात तो उनके लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इट इज फॉर देम, उन लोगों के लिए. दूसरी चीज ये है कि ये सीए जो है ये बात करता है डिस्काउंट की. ये बात करता है डिस्काउंट की, यानी कि 3 मुल्क हैं, पाकिस्तान, राइट, आपका अफगानिस्तान. खैर सुनिए एक मिनट, मैं भूल जाऊंगा, इसके पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं. एक्चुअली जो मुल्कों की बात कर रहा है ना ये, इफ इट्स टॉकिंग अबाउट कंट्रीज, ये बेसिकली क्या कह रहा है कि सब लोग वेलकम हैं. इसमें सिर्फ ये 3 मुल्कों की बात कर रहा है. आई होप पीपल नो दैट. ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये 3 मुल्कों के मुसलमानों के लिए है. पहली चीज तो हम ये क्लियर कर लें ना कि किसके लिए है ये ऐसा. अब देखिए, अगर ये तो 3 मुल्क हैं मुसलमान, इसमें से एक्सक्लूड हुए हैं. एक्सक्लूड मतलब ये नहीं कि वो भारत की सिटीजनशिप नहीं ले सकते, इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं ले सकते. उसका मतलब यह है कि इन 3 मुल्कों के जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया है 5 साल का. दे हैव बीन गिवन अ डिस्काउंट. उनको थोड़ा सा आपने आप ये अफर्मेटिव एक्शन टाइप का एक चीज देख लीजिए. अच्छा, मैं एक उल्टा सवाल पूछना चाहता हूं शफाक साहब से ना. पाकिस्तान बना था, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान तो है ही पहले से. मेरा सवाल यह है सर कि आप ये लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेट करा है. मैं पाकिस्तान का ही एक एग्जांपल लेता हूं. फॉर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान. कि साहब सीए कहता है कि जो पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं, जो कि माइनॉरिटीज हैं पाकिस्तान में, उनके लिए हमने ये बनाया. 3 मुल्क हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उनके लिए हमने बनाया और हमने पाकिस्तानी मुस्लिम्स को छोड़ दिया. मुझे छोड़ा नहीं है पहली चीज, इन लोगों को डिस्काउंट दिया है. पर एज अ सिटीजन, मैं लॉ की अब बात नहीं कर रहा, मैं एज अ सिटीजन एक शहरी की तरह बात कर रहा हूं. मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एक पाकिस्तानी मुस्लिम को इंडिया आना क्यों है. उसके लिए तो अलग से पाकिस्तान बन चुका था. पाकिस्तान जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कर रहा, मैं लीगल बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल बात कर रहा हूं एज अ सिटीजन. ये जो मेरे इमोशंस हैं वो बात कर रहा हूं. भाई, आपका एक जिन्ना साहब ने एक अलग मुल्क बना दिया, उसका नाम था पाकिस्तान. भारत का टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान बन गया. वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हो गया.
इस्लामिक रिपब्लिक, क्या आप लोग ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जो इस्लाम मानते हैं वही महफूज नहीं है, इसलिए उनको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए? नहीं, मैं इस पे मैं लूंगा। देखें, इसका यूरोपीय यूनियन का ये नहीं है किसी किस्म का मुतालबा, और ना ही पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि आप हमारे सिटीजन को कोई डिस्काउंट दें या सिटीजनशिप दें। बात है प्रिंसिपल की, और मैं चाहूंगा कि शफक साहब, इफ यू वुड कम इन हेयर, आप बताएं कि मसला क्या है। मेजर साहब कह रहे हैं कोई डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को दिया है डिस्काउंट। I think the issue for us has always been that we can't take the Citizen Amendment Act in isolation. अकेला इसको देख नहीं सकते. You cannot see this in isolation. That's why we didn't see in isolation. और रिपोर्ट में भी लिखा है NRC के हवाले से. So मेजर साहब को पता होगा कि जो असम में NRC हुआ था, वहाँ पर 1.9 मिलियन, आप उसको 19 लाख वो जो भी कहेंगे, 1.9 मिलियन पीपल. So हमारी नजर में ये क्या है कि जो आटे का एक पैकेट ले ले आप, ठीक है, और वो जो सब जो NRC के they fell out, उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था. From our point of view, NRC is that bag of flour, और जो CAA है वो सिव है. मुझे नहीं पता उर्दू हिंदी में क्या होता है वो अल्फाज. छन्नी कहते हैं जी, छन्नी. राइट. जो आटा डालते हैं, जो एक तरफ जो बारीक आता होता है नीचे आएगा, और उस जो ऊपर रहेगा ना, that's the CAA. और हमारी that's our fear, Major Saab, that's our genuine concern, that's okay. What it's about. So it might not be, I don't know, मुझे नहीं पता कितने पाकिस्तानी जाते हैं इंडिया में असालम के लिए जो नहीं, ठीक है, लेकिन this is our biggest fear, कि this is what it really is, because NRC was knocking around first, CAA came afterwards. A lot of suspicion हमारे नजरअंदाज में है कि this was a fix for the problem, क्योंकि मेजर साहब will know the numbers better than I will, लेकिन अक्सरियत जो 1.9 मिलियन असम में थे वो अक्सरियत हिंदुओं की थी, और our worry is through the sieve वो हिंदू नीचे आ जाएंगे, मुसलमान will be still in at the top because they fall foul of the role the CAA, and then they will be put in detention centers and potentially made stateless. और मैं ये बताता हूँ हमारे लिए कि ये क्यों वो such a motive issue हमारे लिए, कि जहाँ हम बैठे हुए थे यूरोपियन पार्लियामेंट में, and this is really important for India to understand, that the reason we came into being after the Second World War was that we decided that we would no longer एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है अभी. We've realized everybody loses when you fight, and European Union came into being, and one of the big factors was the Nuremberg laws. वहाँ जर्मनी में जब एक स्टेट में एक माइनॉरिटी ग्रुप को लेके उनका सिटीजन छीन लिया गया था. That's where we come from, Major. So whether you understand it, you agree with it, you disagree, understand where we're coming from, and this is not me, by the way. Okay. Of Kashmiri heritage, I was born in Kashmir. I came from the Pakistan side. I came to England when I was 4 years old. A lot was made about my background, but trust me, I was only one. Akela Kashmiri tha wahan. Yeah. What about the rest of them? Yeah. 750 se jo India ke jo supporters the, there were about 111 of them. And I have to say, Major Saab, the biggest concern I have for India, and I am a critical friend of India, is that the friends, those unke saath hai abhi, they're not really good bedfellows. The National Front in France, the neo-Nazis in Germany, yes, substitute extreme elements there. They're the ones at the moment that are siding with you. The mainstream socialists, liberals, conservatives, Johanna, have a deep concerns around what's happening, and India can ignore it. मैं मानता हूँ you're a democratic, independent country, you can ignore this. There's nothing we can do. लेकिन it's not a good place आपके लिए, क्योंकि आपका जो ambitions है, or on some of it I agree with, that you want to be a permanent member of the UN Security Council. Therefore, you and Brazil and other countries, at some point when it's reviewed, would be strong candidates. मेरी नजरअंदाज में, how can you ignore 1.3 billion people's views and only the victors of the Second World War are on the Security Council? It doesn't bode well for you. अगर आपका पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से आगे मेजर साहब की मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि आप हमेशा एंटी इंडिया यार सीधे बात है. I'm very critical of Pakistan. You know this, Atar Saab, what I have been saying with you on other shows. The Pakistan is not a happy place to be either.
They've got a lot to sort out themselves. जी जी बिल्कुल there's a lot of things in Pakistan. आज हमने मेजर साहब को पकड़ा है और आज हमने इंडिया को नहीं छोड़ना और मेजर साहब को जो है ना नहीं छोड़ना. बिल्कुल बिल्कुल इंडिया को बिल्कुल नहीं छोड़ना. अच्छा मैं फिर शफाक साहब की बात का ना जवाब दे देता हूं. I would just add यहीं पे मैं इसी में ऐड करूंगा. एक तो शफाक साहब यू आर फ्रॉम मीरपुर चक सवारी, तो मेजर साहब मीरपुर वालों को मुजफ्फराबाद वालों को तो कश्मीरी मानते ही नहीं है, ठीक है कि नहीं. दूसरी बात ये कि मेजर साहब के आपकी जैसा शफक साहब ने भी कहा कि इंडिया के जो अब दोस्त हैं, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी और हर कंपनी जो भी अगर खातून हो, तो आपके जो यूरोपियन पार्लियामेंट में दोस्त हैं नस्ल प्रस्त, रेसिस्ट, इंतहा पसंद जो एमईपीज जिनको आपने बाद में इंडिया में भी बुलाया, तो मतलब ये आपकी अपने मुल्क में भी एक इंतहा पसंदों की हुकूमत है, इसी वजह से बाहर के मुल्क में भी आपकी इंतहा पसंदों के साथ दोस्ती हो रही है. इंडिया एज ए कंट्री ये कोई इतना अच्छा नेक शुगर नहीं है. जी अरे वाह, आपने तो हिंदी सीख ली. नेक शुगर नहीं है, वेरी गुड. अच्छा अतर साहब, ऐसा है ना कि मैं पहले शफाक साहब की बातों का जवाब दे दूं, फिर आपके उसमें आऊंगा, बिकॉज ना फिर वो बातें छूट जाएंगी. वरना देखिए साहब, जहां तक सीए और एनआरसी है, ये कहते हैं कि हम इनको आइसोलेशन में, वी कैन नॉट लुक एट बोथ दीज थिंग्स इन आइसोलेशन, एंड आई एग्री विद हिम. वी शुड नॉट लुक एट दीज थिंग्स इन आइसोलेशन. नाउ अमित शाह, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट that we are not asking anyone for documents, but you will understand the concerns our nation has with regard to citizenship, because there are a lot of illegal aliens in India. Now, like any other country in the world, it has its own laws for granting citizenship, and those laws must be respected. You cannot come streaming through India's borders and then expect to be treated like a citizen. अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें. बांग्लादेश से मैसिव इन्फ्लक्स हुआ. 1971 की जो जंग हुई थी, बहुत कम पाकिस्तानी भाई बहन भी इसको देख रहे होंगे, और इंडिया से भी लोग देख रहे होंगे, और काफी लोगों को यह पता होगा कि ये जो 1971 की जंग हुई थी, उसका इंडिया की तरफ से जो बेसिक मुद्दा था, वो इलीगल एलियंस थे जो बांग्लादेश की ओर से आ रहे थे. वो सिलसिला अभी तक नहीं रुका. वो टेरेन कुछ ऐसी है कि आप फेंस लगा लें, बह जाता है, बाढ़ आ जाती है, दुनिया भर की हेडेक है. मैं जाके देख चुका हूं वहां पे बड़ी क्लोजली. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं लोकल वेस्ट बंगाल में, चाहे वो कम्युनिस्ट रहे, फिर अभी और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके एजेंट्स हैं, इन्होंने उनको अपना वोट बैंक बना रखा है जो वहां से इलीगल एलियंस आते हैं. तो इसमें हिंदुस्तानियों की भी गलती है. राइट. आपका पाकिस्तान में नाडरा है ना? जैसे नाडरा एक इदारा है जो डिसाइड करता है कौन सिटीजन है, मतलब उसका काम ही ये है. उसी तरीके से यूरोप, उसमें तमाम सिटीजन्स का डेटा है. ये एनआरसी भी डेटाबेस ही है सर, इसमें कोई अलग नहीं है. तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान करे या अमेरिका करे या यूरोपियन यूनियन करे तो ठीक है, इंडिया करे तो गलत है. अमित शाह ने, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ही सेड, हमें किसी से पेपर नहीं चाहिए. वी आर नॉट आस्किंग एनीबॉडी फॉर एनी पेपर. पहले बड़े इंडिया में रूमर्स थे कि साहब अगर आपके पास कागज नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. देखिए, और उसमें भी जो असम में हमने एनआरसी करा था, उसमें 15-20 कागज थे, और जब बोला कि आपके पास बिल्कुल भी कागज नहीं है, तो कोई गांव वाले 3 लोग तो आपकी गवाही दे सकते हैं ना. यू सी, इंडिया इज नॉट, इट्स अ कंट्री, राइट? इट्स नॉट अ होटल कि जिसका मन चाहे अंदर आ गया. देयर हैज टू बी कंट्रोल. नाउ ये सीए और एनआरसी, अब हम आते हैं इस पे. ये जो आपने बात, फार राइट विंग पार्टीज जो है ना, मैं आपको बताता हूं इसमें जो आप कह रहे हैं कि साथ हैं, ये जो पूरी चीज है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है और ये है इंडिया में, राइट? मैं आपको बताता हूं इसमें जिम्मेदारी किसकी है. क्या एक हिंदू फार राइट है इंडिया में? बिल्कुल है, ऑफ कोर्स इट इज देयर. बट मैं आपको, इंडिया में एक बहुत फार राइट मुस्लिम विंग भी है. अब ये लोग क्या करते हैं, मैं आपको 2-3 बयान देता हूं कि प्रॉब्लम कहां से होती है. राइट? प्रॉब्लम यहां से होती है व्हेन इन इंडिया प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर सेज दैट पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दीजिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं. टू इंसाइट वायलेंस. और इसमें आम मुसलमान की मैं गलती नहीं मानता, पर जो इंडिया की मुस्लिम लीडरशिप है, जो मुस्लिम्स में जिसको आप लोग कहते हैं अशराफिया है, राइट, उसमें कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया है बिकॉज ऑफ अ सीट इन पार्लियामेंट. उनका एक लीडर का काम क्या होता है? एक लीडर का काम यह है कि कौम को सही रास्ता दिखाएं. आपने ये, मैं इनसे कह, असदुद्दीन ओवैसी है, इंडिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राइट? He should have told the Prime Minister that in every madrasa in my constituency, I want the best computers in the world, I want the best education in the world. He did not say that. He said India should have Sharia courts.
The problem is that when you appeal to the emotions of a people, you're leading them astray. सेक्युलरिज्म मतलब ना हिंदू के लिए सही है तो मुसलमान के लिए भी सही नहीं है। अभी ट्रिपल तलाक की बात ये कहता है, ट्रिपल तलाक, ये डॉक्यूमेंट जो है यूरोपियन यूनियन का, ये बोलता है कि ट्रिपल तलाक, पाकिस्तान में साहब ट्रिपल तलाक है क्या? अगर शरिया नाफिज करना है, आई एम सेइंग इट ओपनली, जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर, अगर आपको हिंदुस्तान में शरिया नाफिज करना है तो आप बिल्कुल सही नियत से शरिया नाफिज करिए, मैं सपोर्ट करूंगा, राइट? शरिया सिर्फ ये नहीं कहता कि आपने किसी औरत को तलाक 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 व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया एंड शी इज आउट ऑफ द हाउस, दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग, दिस इज रॉन्ग। कुरान की रोशनी में भी गलत है ये, कुरान डज नॉट परमिट दिस, कुरान गिव्स राइट्स टू वुमेन। पर आपने ऐसे कई सारे इंडिया में केस हैं, गया उसको चिट्ठी में लेटर में 3 बार लिख के बोला कि निकल जाओ तुम, तलाक तलाक तलाक। अब शरिया अगर इंडिया में होगा तो सिर्फ ये नहीं कि आप औरत को तलाक 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 बोल के अपने घर से निकाल दें, फिर इंडिया में 2 लॉज बनेंगे। अगर हिंदू चोरी करेगा तो 6 महीने के लिए जेल में जाएगा, मुस्लिम चोरी करेगा उसके हाथ कटेंगे, राइट? हिंदू झूठ बोलेगा 4 महीने के लिए जेल में जाएगा, मुस्लिम झूठ बोलेगा उसकी जबान कटेगी, एक का जिबा होगा एक जेल जाएगा। ये पूरी बात बताते नहीं लोगों को, ये ओवैसी जैसे लोग, या वो रामपुर में एक है, मैं नाम भूल गया, वो ही इज आल्सो बिग मुस्लिम लीडर इन उत्तर प्रदेश, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम। ये लोग गलत बातें बताते हैं लोगों को, ये लोग कभी मुस्लिम एजुकेशन की बात नहीं करते। अच्छा, मैं हज का एक आखिरी पॉइंट दे दूं सर। इस्लाम ये कहता है कि यू शुड गो फॉर हज इफ यू कैन अफोर्ड इट। जो भी अफोर्ड कर सकता है उसको हज के लिए जाना चाहिए। ये मैं समझता हूं, इतना मैंने समझाया कि कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है, इफ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड गो फॉर हज, ऐसा लिखा है। 70 years they have asked for subsidy for hajj. 70 years India has been giving subsidy for hajj. They should have asked these people how many Muslims became doctors. Do you know in India, according to the Sachar committee report, the Muslims are at the bottom of the socio-development ladder in India. Why? Because of people like Owaisi. They are saying give money for hajj. अरे आपको ये बोलना चाहिए मुसलमान के बच्चे को कि तू डॉक्टर बनेगा, तू लॉयर बनेगा, तू वकील बनेगा, तू प्रोफेशनल बनेगा। You go to the bureaucracy, you go to the army. They don't do that. मैं इस तरफ को इकट्ठा करके कि हम ये कर देते हैं, this is wrong. मैं इस तरफ आता हूं। देखें, अगर आप ये देखें, अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखें, जहां पे मुसलमानों को अगर किसी ने उठाना था और अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करनी थी तो वो हुकूमतें करती हैं। बरतानिया जैसे मुआशरे में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी शरीयत की छोटे छोटे कोर्स हैं, यहाँ पे भी लोग शरीयत कोर्स हैं। यहाँ पे तो किसी ने आके नहीं कहा कि जनाब के ये मसला है वो मसला है। मसला ये कि कम्युनिटी को साथ लेके चला जाता है। और आप लोगों ने जो मुसलमान कम्युनिटी है, आपसे मुराद आपकी हुकूमत, खुसूसन मोदी साहब की हुकूमत, इसलिए कि जब ये गुजरात के वजीर आला थे, जो गुजरात में कत्लेआम हुआ, मोदी साहब का यूके का और यूएस का वीजा रिफ्यूज हुआ। अगेन अब ये दोबारा पावर में हैं तो अब अगेन इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो देयर इज ए क्लियर लिंक विद मोदी जी एंड एक्सट्रीमिज्म से फिर सारा मुआशरा इफेक्ट होता है, उसमें हिंदू भी इफेक्ट होंगे, उसमें मुसलमान भी इफेक्ट होंगे। तो आप यू कैन नॉट ब्रश दीज इश्यूज अंडरनीथ द कारपेट। एक बात कहना चाहता हूं अंतर साहब, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकली थी, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, मेरे फोन में इसलिए मैं दिखा नहीं सकता स्क्रीन में, जो पॉजिटिव आप कहते हैं ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जिसको आप कहते हैं, यू राइट, इन इंडिया देयर इज रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स इन ऑल द सर्विसेज। आर्म्ड फोर्सेज में किसी के लिए भी रिजर्वेशन नहीं होता, ना हिंदू के लिए होता है ना मुस्लिम के लिए होता है। आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सेलेक्ट पीपल ओनली ऑन मेरिट। अदरवाइज जो टॉप टियर सर्विसेज है हमारी, आईएएस, द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द ब्यूरोक्रेट्स रन इंडिया, the IPS, the IFS, foreign service, everywhere there is reservation for Muslim, number 1. Number 2, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि जिनको असिस्टेंस मिला था स्टूडेंट्स को, उसमें मोर देन 80 और 83% आउट ऑफ द टोटल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर मुस्लिम्स। तो ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में नहीं हो रहा है, आप प्लीज समझिए। और तीसरी बात, आपने 2002 की राइट्स की बात, इंडिया में हो रहा है, मुस्लिम्स की हेल्प हो रही है, बट इसमें सोसाइटी से भी पुश चाहिए। ये सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको वैकेंसी दे देगी, गवर्नमेंट क्या कुछ कर देगी, लेकिन इट इज अ जॉइंट एफर्ट। नाउ 2002 की राइट्स हैं, ये बड़ा कहा जाता है कि मोदी ने 2002 की राइट्स कराई। मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में ये बोला था, ठीक है, कि नेग्लिजेंस हुआ है, पर ऐसा मोदी ने नहीं बोला कि जाके मुसलमान को मारो। 2012 की जजमेंट है उसके ऊपर, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की। और दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, ये हिंदू मुस्लिम राइट्स इंडिया में 1947 से हो रही हैं। पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान 1947 से 2002 तक अमन का गहवारा था। हम सब लोग एक दूसरे को ईद और दिवाली पे गले मिल रहे थे, अचानक मोदी आया और मारकाट शुरू हो गई। ऐसा नहीं है,
नहीं मैंने नहीं पिछली बार भी आपको बताया था, सुनिए मेरी बात सर, एक किताब है, एमजे अकबर है, हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन है इंडिया के और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं एमजे अकबर साहब। उनकी किताबें हमने हिस्ट्री में पढ़ी है, मतलब ही इज अ लिटरेरी जायंट ऑफ इंडिया, इंटेलेक्चुअल जायंट है एमजे अकबर साहब। एमजे अकबर साहब की किताब है रायट आफ्टर रायट, आप पढ़िएगा वो किताब, आपको पता लगेगा कि इवन इन कांग्रेस रेजिम्स हर 1-2 साल के बाद दंगे, हर 1-2 साल के बाद दंगे। इस पे बिल्कुल आपसे कोई बहस नहीं है। दंगे इंडिया में होते रहे, इंडिया कभी भी अमन का गहवारा नहीं रहा। इवन के जो महात्मा गांधी जी थे, उनको खुद हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने वहां पे जो आरएसएस से जिनका ताल्लुक था उन्होंने मार दिया। तो मैं तो आपसे एग्री करता हूँ। आरएसएस के नहीं थे सर वो। आप लोग को एक नाम, आपने एक नाम सीख लिया आरएसएस। वो शुरू में आरएसएस में थे, बाद में आरएसएस ने उनको डिसओन कर दिया था और उनके पास जी में उनकी आइडियोलॉजी की वजह से डिसओन करा था उनको। बिल्कुल। तो पर उनकी नर्सरी वही थी, वही उसी नर्सरी से वो निकले थे। पर मैं शफक साहब के पास आऊंगा। शफक साहब, मेजर मेड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, सो वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन सम? बट इट इज अ कॉजल लिंक। लेकिन मैं एक बात क्रिटिक है मेरा मोदी साहब की तरफ से कि आई थिंक एज अ लीडर उनको ही इज नॉट एज forthcoming with compassion. Yeah, वो मुझे from my point of view he comes across as very cold. यहाँ पर जब maybe I'm a different character to him, हमदर्दी जो होती है, अफसोस होता है, yeah, I don't see that coming from Modi साहब. Yeah, whenever anything happens, so for example, I'm not saying he's the one that was out instigating the riots in Gujarat, but he was the leader. देखिए हमारे, I'm in Sheffield now. UK is England's fourth largest city. I'm the leader of the opposition on the council. I've been the acting leader as well. यहाँ को चीज होती है, मैं ना कहता हूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ for everything, but I can show compassion and I can show हमदर्दी. यहाँ पर जब flooding हुई थी, I know it's a different topic, but I was the office of the council, वो जो थे वो सब relief effort कर रहे थे, लेकिन I went down to show that actually we are with the people. What I would like to see Mr. Modi do, and I did see him this time, and you correct me, Major Saab, if it was in Delhi, that when the victims, and it wasn't, regardless of which community, he should have gone down and said, look, this was terrible what happened, hug them, those grieving parents, whichever community they were. And what I've seen, मेरी नजरअंदाज में है कि he's hands off, वो दूर से है, बेशक शायद वो अकेले में अफसोस कर रहे हैं, लेकिन जो persona उनका है, he's very cold, very slow in reacting, doesn't comment. And for me, leadership जो होता है is really important, because leadership जो है ना, जिस तरह मेजर साहब ने कहा था about the oases, yeah, leadership sends a signal. अगर ऊपर से signal हो जाए ना कि look, this is the type of society मेरी I want India to be, and I only wish, honestly, if you can get to him or somebody else can speak to Modi Sahab to show more compassion in public, to actually say he really cares. He may well do care, yeah, he may really be a very nice man. But the perception he's got in the West, I can tell you now, from when he was banned from traveling to the US and Europe, and then all these things is, this is a hardcore religious nationalist government, which has got real issues around how it's treating its minorities. And therefore, yes, we'd like to do trade with India, but it's really awkward at the moment. We find it very difficult. And this is not about the people. This is not about the people of India. This is about the government of India. Okay. And that's why we think we could either sit aside, side में बैठ जाते हैं, हम कुछ नहीं देखना, हम सिर्फ ने तिजारत करनी है. Lekin for some of us as politicians in the West, we find that we can't do that. And that's why we're critical of the Saudis, I'm critical of the Egyptians, I've been critical of the Pakistanis. As far as I'm concerned, my view is that the Pakistanis had got their house in order, then no person would need to go to India to seek asylum. And I said this in your show, and I'm going to say it in front of the Major, that the Pakistanis need to remember there's a flag. There's a green section, but also a white section. And from what I understand, Muhammad Ali Jinnah said that actually those minorities also have rights in this country just as much as the rest. Now, whether that's been played out, or whether those rights have been afforded or not, it's clear there are problems in that country. So when I speak to Pakistani politicians and bureaucrats, I've been very critical of them to say, if you are seeking justice for the Kashmiris, and as a Kashmiri, I want you to seek justice on my behalf. Lekin, you also need to have clean hands. Mm-hmm. And that's what I'm saying. And I do want at the end of the show to take the Major to task about my Kashmiri connections and why वो तो पर्सनल, वो तो बिल्कुल मैं करूंगा. अच्छा मेजर साहब, शफक साहब ने जो है लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं इस तरफ आऊंगा. उन्होंने कहा कि जो एक कंपैशन होता है लीडरशिप में,
मोदी साहब का रवैया ऐसे होता है कि वो कहीं पे मुजाहरे हो, दंगा हो, फसाद हो, कत्लेआम हो, वो कोई ना अफसोस करते हैं, ना जाते हैं, ना लोगों को गले लगाते हैं। तो ही कम्स अक्रॉस वेरी कोल्ड, जिसे कहते हैं ना हमारे संग दिल, जिसको आप कह सकते हैं अपनी जुबान। जी जी जी। तो अभी इतना तो हो गया, अभी देखिए 40 मिनट्स हो गए हमारे लगभग। तो 40 मिनट्स में ये हो गया कि मोदी कत्लेआम करता है से हम आ गए कि मोदी संगदिल है। शायद कत्लेआम नहीं करता लेकिन कोल्ड हार्टेड है। एनीवे मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए अतर साहब, ऐसा होता है ना कि सबका अपना स्टाइल है। उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, राइट, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला कि ये जो हुआ, ये जो दिल्ली में अभी राइट्स हुए थे रिसेंटली फरवरी में, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे दिल्ली में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, करीब 50-55 लोग मारे गए थे। उसमें से 50 कुछ मारे गए थे। उसमें से कुछ हिंदू थे, ज्यादा मुस्लिम थे, कुछ हिंदू थे जो मारे गए थे उन राइट्स में। देखिए साहब, ऐसा है ना कि ये जो राइट्स थी ये स्टेज मैनेज थी। अब मैं आपको बताता हूं, ये राइट्स शुरू हुई, उसके प्लेन लैंड होते तक, ही वाज हियर फॉर आई थिंक 2 days, 2 nights and 3 days। उनका प्लेन लैंड होते होते राइट शुरू हो गई, और जैसे ही वो वापस गया राइट्स खत्म हो गई। The CAA agitation which took place in Shaheen Bagh, basically it happened at a lot of places. Shaheen Bagh was the nerve center. अगले दिन शाहीन बाग खाली हो गया। जहां पे 5000 लोग बैठे थे वहां पे 25 बंदे बैठे थे। कैमरा गया, कह रहा है लोग कहां पे हैं, लोग है ही नहीं वहां पे, खत्म, लोग चले गए। मेरा ये कहने का मतलब है कि पहले मैं शाहीन बाग की एक बात कह दूं, अगर इंडिया के मुसलमानों को प्रोटेस्ट करना है, उनका पूरा हक है प्रोटेस्ट करने का, और उनका फर्ज भी है प्रोटेस्ट करने का। डेमोक्रेसी में इट इज नॉट जस्ट योर राइट टू प्रोटेस्ट, इट्स योर ड्यूटी टू प्रोटेस्ट। बिकॉज इफ यू डू नॉट प्रोटेस्ट देन यू आर एज गुड एज एन एनिमल, यू मस्ट प्रोटेस्ट, दैट इज व्हाई यू आर अलाइव। The problem with this, why the people started hating that entire thing, was they blocked the main arterial road of Delhi. There are designated places of protest in Delhi. One is Jantar Mantar and the other one is Ramlila Maidan. I have also, not many people know this, and I will say this on record. In 2016, I protested against the Modi government. I was out on the streets. We had something called the One Rank, One Pension protest, which was a bunch of soldiers protesting against the government for their rights. It was a peaceful protest. We did not block any roads. We asked the government for written permission. We got written permission, and we protested there. And we protested there for 2 years. More than 2 years we protested. But the problem with Shaheen Bagh is they blocked the main road. And nobody, for 100 days, nobody could use that road. And that was the main road that connected UP to Delhi and to Haryana beyond. That was one of the 2 roads. So you blocked that now. Does Modi Saab sometimes come across as cold? I would not say cold, but yes, sometimes he can be a little distant, you know, and maybe I don't know, I'm not a leader, but maybe sometimes he can come across as a little bit distant. थोड़ा सा होता है वो, थोड़े से वो सफेद दाढ़ी भी है, बाल भी हैं, थोड़े बुजुर्ग भी हैं, थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो थोड़ा सा मामला हो जाता है कभी कभी। But I can tell you and I can assure you his intentions are good. There's a this thing on YouTube. These are small little gestures which tell you what the man is made of. So he's addressing this political rally with hundreds and thousands. Shafaq Saab, how political rallies in India are. They are never-ending operas. They go on and on and on and on, and it's like a sea of people there. So 100,000 people there, and Modi addressing them, and suddenly there is the sound of azan from a mosque nearby, because obviously there's a mosque nearby, and there is the sound of azan, and Modi stops his speech. And for those 2-3 minutes or whatever time the azan is going on, Modi does not speak a single word. He just keeps quiet and the crowd keeps quiet. And he starts his speech after the azan is over. I'll tell you why there is this feeling that Modi is distant. Maybe Modi does not like Muslims. होता यह है ना कि इसके पहले बहुत सारे prime ministers थे. They never treated Indians equally. There was a prime minister, Manmohan Singh, right? He said that the first right on India's resources is of the Muslims or the minorities, whatever this thing he made. It's on record. You can check it out on Google. Now, this is a wrong thing to say. I would have supported him had he said that the first right of India's resources is, the poor have it. Let the poverty-stricken population of India, 30-40% below the poverty line, they should have it. So, when you do appease, जब आप appease करते हैं ना किसी population को, तो there is a reaction. And ये बड़ा unfortunate हो जाता है, but ये appeasement India में
इंडिया में 65 साल अपीजमेंट चला है, बहुत ज्यादा चला है, बहुत ज्यादा चला है। और उसका फायदा मुसलमानों को नहीं हुआ, उसका फायदा किसी को नहीं हुआ। नहीं, अगर नुकसान ही हुआ इसका। मुसलमानों को कुछ फायदा होता तो आज इतने बड़ी तादाद में वो इस तरह वहां पे प्रोटेस्ट ना कर रहे होते। और अगेन टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये समझना और बहुत सारे लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि अगर मोदी जी इतने अच्छे हैं, सब कुछ इतना हंकी डोरी है, देन व्हाई आर थाउजेंड्स ऑफ मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी उनकी हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो वी कैरिंग ऑन दिस डिबेट बाद में आगे, इसलिए कि अभी 40-45 मिनट तो वैसे हो गए और आपसे बहुत सारे पाकिस्तानी नो अतर जी चलने दीजिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आई थिंक वी शुड जस्ट लेट इट गो। I am coming to you. I am coming to you, शफीक साहब। I'm not finishing the debate. मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। तो मेजर साहब के लिए तो पाकिस्तानियों के भी बहुत सारे सवालात हैं और आपसे जो है अगली तक जो सेशन होगा उसमें आवाम के सवालात भी शामिल किए जाएंगे। अब शफक साहब का एक पर्सनल क्वेश्चन है आपके साथ और एक गिला भी है, और वो शफक साहब मैं चाहता हूँ कि आप खुद पूछें मेजर साहब से। Yeah, I mean, look, I was born in Kashmir, the Pakistan side. My father, grandfather were all born before partition. And, you know, people, okay, we've emigrated to the UK. This is where I live. My wife's from Kashmir. But I still have family there. My chacha is still there. My chacha wahan par hai. Sorry, I'll go back to my mother tongue. My chacha wahan par hai. My mother-in-law is there. Main wahan se shaadi ki hai. And I find it deeply concerning that people like yourself somehow suggest that the only Kashmiris that exist are in the Neelam Valley, and people like me are not really Kashmiris, and we need to go and find a home. I can assure you, my cousin that's there from Birmingham has been digging up our graveyard, and he's found so many other graves that go back God knows how many years. So it's not my great-great-grandfather. There's even going back that people from my family are there. My father, who died here in Sheffield, my Popo took him back there. So my father's buried there, and I find it deeply, you know, I'm really worried that people like you think that somehow my heritage doesn't belong to where I've grown up. जी, ठीक है, जी। शफाक साहब, if I may answer, मैं आंसर कर दूं। जी, आप इससे पहले जी बिल्कुल आप आंसर दें। मैं यही क्वेश्चन थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए उर्दू में भी बता दूं। जिस तरह शफक साहब ने ये कहा है कि जब मेजर गौरव आर्य आप जैसे लोग जब ये कहते हैं कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद के लोग कश्मीरी नहीं है, तो ये बड़ा हमारे लिए एक वरिंग चीज है। वो कह रहे हैं हम जनरेशन से वहां रह रहे हैं, हमारी कब्रें वहां पे, हम दुनिया में कहीं भी फौत हो तो अपने बुजुर्गों को जाके कश्मीर में दफनाते हैं, और आप एकदम से आके कह देते हैं कि आप तो कश्मीरी नहीं है। तो ये बड़ी कंसर्निंग चीज है हमारे लिए। जी, मैं इसका जवाब दे दूं अतर साहब? प्लीज सर। कश्मीर एक वैली है। इंडियन कश्मीर जो इंडिया में है वो 145/45 किलोमीटर का है, 145 by 145 किलोमीटर्स, राइट? जो लोग उस वैली में रहते हैं, इन दैट पर्टिकुलर वैली, उसको हम कश्मीरी बोलते हैं। कश्मीरी कौन है? उसके 3 साइंस हैं कि ये कश्मीरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे स्पीक द कश्मीरी लैंग्वेज। Kashmiris have distinct facial features, and Kashmiris, whether Hindus or Muslims, they have a totally different culture. 45 मिनट्स के बाद, 45 किलोमीटर्स के बाद अगर आप पीर पंजाल जो माउंटेन रेंजेस हैं आप उनको क्रॉस कर देंगे, वहां पे दे स्पीक अ वेरिएशन ऑफ डोगरी, दे स्पीक अ वेरिएशन ऑफ पहाड़ी, दे स्पीक अ वेरिएशन ऑफ अदर लैंग्वेजेस व्हिच हैव अ टच ऑफ पंजाबी। कश्मीरी लैंग्वेज, देखिए मैं अगर मैं शफाक साहब कुछ अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, जिसको मीरपुरी बोल रहे हैं ना, कोई पंजाबी उसका 30-40% फिर भी समझ लेगा। 30-40% ऑफ मीरपुरी ही विल अंडरस्टैंड। इफ आई वर टू स्पीक कश्मीरी, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक कश्मीरी, बट इफ आई वर टू स्पीक, अगर मैं कश्मीरी बोलने लगूं, राइट, अगर मुझे आती होती और मैं बोलता, किसी को समझ में नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। मेरा कहने का यह मतलब नहीं शफाक साहब, मेरा वो मतलब नहीं है कि मेरा कश्मीर का यह मतलब है जैसे कि एक कश्मीर एक वैली है, एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है। कश्मीर एक ज्योग्राफी है, इसलिए हम लोग कहते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एब्रोगेशन ऑफ 370 के पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख। कश्मीरी की अलग आइडेंटिटी है। जो जम्मू वाले हैं, जैसे मीरपुर वाले हैं या मुजफ्फराबाद वाले हैं, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो पहचान है, उनकी जो जबान है, ये पुंछ साइड वाले हैं ना, जो इंडिया में पुंछ है, या पीर पंजाल के इस तरफ वाले हैं जो साउथ वाले हैं, उनके साथ उनकी बहुत ज्यादा मिलती है। और जो हमारे लद्दाख वाले हैं, जो हमारे लद्दाख के भाई हैं और उस तरफ के, उनकी आपके गिलगिट बाल्टिस्तान वालों के साथ बड़ी मिलती है, और उनकी जबान, उनकी शक्ल सूरत,
ये सब। तो जब मैं कहता हूं कि कश्मीरी नहीं है, कश्मीर एक घाटी है जो उस घाटी के अंदर रहता है। जैसे कश्मीरियों के नाम कैसे हैं, जैसे कि वानी हो गया, अंद्राबी हो गया, ठीक है, और ऐसे दसियों नाम है उनके। मैं तो 2-3 ही नाम आपको बता पा रहा हूं यहाँ पे। उनके एक टिपिकल नाम है, उनके टिपिकल फीचर्स है, उनकी एक टिपिकल लैंग्वेज है, उनका खाना टिपिकल है। आपका खाना नहीं पहचान पाएंगे। वाजवान बोलते हैं कश्मीरी, कश्मीरी वाजवान खाते हैं। उनका एक अलग कल्चर है, उनके गाने अलग हैं, उनकी शादियों की रस्म अलग है। तो मैं मेरा ये कहने का मतलब है कि कश्मीरी अलग है। जम्मू वाला जो इंडिया का जो जम्मू है, इंडिया का जम्मू वाला ये नहीं कह सकता। मैं पाकिस्तान की छोड़ दीजिए, मैं शफाक साहब के एरिया की बात नहीं कर रहा। इवन इन इंडिया कोई जम्मू वाला कह ही नहीं सकता कि मैं कश्मीरी हूं। कश्मीर अलग है, उनका कल्चर ही अलग है। अच्छा, नहीं, मैं इससे पहले शफक साहब खुद इस हवाले से अपनी इनपुट देंगे, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि उनकी आपने इतनी चीजें गिनवा दी कि उनका ये भी अलग है, उनका वो भी अलग है, और उनका जो स्पेशल स्टेटस था वो आप लोगों ने वापस ले लिया। उनका इतना कुछ अलग था तो स्पेशल स्टेटस भी अलग रहने दिया जाता। अब आई वुड लाइक के शफक साहब, आप मेजर साहब को क्या कहेंगे? Look, I mean, look, it doesn't matter what people say. My heritage is what my heritage is. Let's be honest, सीधी बात है, I've set up home in the UK, and very rare do I go back to that region. Although my connections are there, and मेरी पहचान वही है. And even when I don't say I'm Kashmiri, Major Gaurav's friends and colleagues in the press in India will dig out the fact that ye Pakistani hai, ye Kashmiri hai, jo bhi hai, yeah? So people always remind you who you are. You can pick and choose what title you give you. But all I'll say is, look, Sidi Bata, let's move to Kashmir. The issue around Kashmir is really important for me. Your abrogation hua tha, whatever the reasons were, I don't see centralizing as the way forward for Kashmir. I really don't. The way मेरी नजरअंदाज में जो कश्मीर के लिए both for Pakistan and India is more devolution of power. जो वो फैसले मुख्तियारी जो भी कहते हैं आप, yeah, it can't be done from Islamabad and it can't be done from Delhi. It's not sustainable. So जो 370 हुआ उसका जिस तरह किया गया, yeah, the way it was done was even worse than what it was. ठीक, locking up all your political opponents and having these internet lockdowns and whatever. That was a totally wrong way of doing it. Let the people of Kashmir decide whether it's right or wrong. But I honestly don't see how solution ये है कि you centralize power. मेरी नजरअंदाज में you gotta empower the Kashmiris more. उनको खुद मुख्तियारी दें, उनको more power, devolution. Fine, they might choose some bad leaders, and I'm not saying there's been some great leaders in Azad Kashmir as well. There's some been pretty poor. वहाँ जो है, वहाँ पे जो leadership रही है is not been the best. Governance is a problem on both sides of the border. You need better governance. You need better leaders. But I don't, Major Sahib, I do not see a military. By the way, I really don't. Regardless of what India might think it can do, I can tell you from when the Pulwama thing happened and the attacks. My take in the West here was that India wasn't as powerful as it thought it was, and India and Pakistan wasn't as weak as some people thought. And I suspect if there was another battle, there'll be a skirmish, whatever, even if one side or the other takes some zameen wo le leti hai, without the public support, they're not going to keep it. You just need, मैं कहता हूँ both countries, learn the lessons. एक मेरा manager होता था, ex-RAF, Mr. Richardson, Brian Richardson उनका नाम था, और एक ने बात की है, बुजुर्ग लोग बड़ी अच्छी बात करते हैं. He said to me, I'll say it in English, you can translate it, okay, any fool can learn from their mistakes. The clever ones learn from other people's mistakes. And all I'll say to you guys is, look across the border in Afghanistan and Iraq. The world's biggest military might, NATO and the US, came there. And let's be honest, in both times they had to leave because they lost the war, because they could not win the hearts and minds of the people. So I do not see a military solution for Kashmir. Stop. Regardless of the bomb. Silly baat hai. And I like the West not to dictate to Pakistan or India कि आपने यही करना है, but we would like to say, look, there's a different way of doing it. There's a model from Northern Ireland. It's not perfect. It's not going to be totally able to just implant into there, but there are a lot of lessons to be learned. अगर आप देखें Northern Ireland की history, a lot of what's going off in India, in Kashmir, वो हमने किया था. We made all the mistakes in this country. We had internment. I don't know what you call it when you take away people without charge. Yeah, we had a shoot-to-kill policy here. Even though the government denied it ever existed, we had a shoot-to-kill policy, right? We had borders, checkpoints, etc. And now we don't have those borders.
The integrity of both those countries still exists. Ireland and Northern Ireland. People can cross over. Masla nahi hai. The police checkpoints are gone. The borders are gone. And I honestly, genuinely see that as a way forward. मेरे अंदाज में, done what we've got at the moment. बिल्कुल, मैं आपकी बात की थोड़ा सा तर्जुमा करूंगा, सुनने वालों के लिए थोड़ी सी ट्रांसलेशन करके क्वेश्चन जो है मैं मेजर साहब के सामने रखूंगा। जिस तरह शफक साहब कह रहे थे कि उन्होंने एक इंग्लिश का मुहावरा भी यूज किया कि जो बेवकूफ लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप अपने खित्ते में देखें, आगे पीछे रीजन में देखें कि इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन माइटीएस्ट मिलिट्री अलायंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड वो बैठा हुआ है अफगानिस्तान में। 20 साल के अंदर उनके अंदर वो अफगानिस्तान के लोगों के दिल नहीं जीत सके। आज 70% जो अफगानिस्तान है उसमें गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं। तो अगर आप मेजर साहब ये समझते हैं कि इंडिया वहां पे 6 लाख 8 लाख 10 लाख फौज लगा के कश्मीर को फतह कर लेगा, ये कश्मीर का कोई मिलिट्री सोल्यूशन है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे। तो ये जो आपके सर पे, खुसूसन भारत के सर पे मेजर साहब, और आप जैसे जो फौजी हैं आपके सर पे ये जो जंग का जुनून सवार है, खुदारा इससे निकले पाए। जी अदर साहब, थैंक यू वेरी मच। शफाक साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, दो चीजें हैं। हर समय ना लोग एग्जाम्पल देते हैं अमेरिका का, रूस का, कि वो गए अफगानिस्तान में लेकिन वहां पे हार के निकल गए, लोगों वो कब्जा नहीं कर पाए और कुछ नहीं कर पाए। देखिए, बात यह है सिर्फ अमेरिका और रशिया की बात नहीं है। अमेरिका वियतनाम में गया, क्या वहां पे कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। रशिया अफगानिस्तान में आया, हार गया। ये जब आप किसी दूसरे के मुल्क में जाते हैं आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। कश्मीर तो हमारा है, इसलिए हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली बात। दूसरी चीज जो शफाक साहब ने बात करी ना, कश्मीर इट्स आवर टेरिटरी, हम लोग अपने मुल्क में हैं। हम किसी के, हिंदुस्तान के 10,000 साल या 9,000 साल की हिस्ट्री में आप ये देख लीजिए, हमारे ट्रेडर्स गए, राइट? हमारी फौजें नहीं गई कत्ल करने के लिए किसी का आज तक। ना हमें किसी मुल्क में इंटरेस्ट है, हमें बाहर में इंटरेस्ट है ही नहीं। वी आर हैप्पी इन आवरसेल्व्स। I mean, ठीक है, we would love to go to London and we would love to go to New York and we'd love to, some of us would love to settle down there. वो सब है, लेकिन in the end, you know, वो इधर ही आना है उसने। अच्छा, दूसरी चीज है ना कि कश्मीर में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर में हुआ ये कि पहला जो अफगान जिहाद था जो 89 में खत्म हुआ, राइट? और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। ये मैं पाकिस्तानी जनरल्स को कोट कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स हैं ना, उनकी किताबें हैं, तो मैं उनमें से पढ़ा है और मैं आपको भेज भी दूंगा। तो अगर आप बाद में लगाना चाहें अपने यूट्यूब में एडिट करके आप लगा भी सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि दे सेंट दीज पीपल इनसाइड, इन्होंने बंदे भेजे हथियार वाले, उसमें अफगान भी थे, उसमें पाकिस्तानी भी थे और उसमें कुछ लोकल कश्मीरी भी थे। तो कश्मीरी हमारे फ्रेंड्स तो होते नहीं थे लाइन ऑफ कंट्रोल में, तो वहां पे जाते थे, ट्रेनिंग लेकर वापस आते थे। 1989 के पहले कश्मीर में प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ। कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग होती थी, कश्मीर में टीवी सीरियल्स की शूटिंग होती थी, बिकॉज कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स पिक्चर परफेक्ट। एंड कश्मीर में यू टेक अ लेफ्ट टर्न यू कैन शूट अ मूवी, यू टेक अ राइट टर्न यू कैन शूट अ मूवी। वहां पे तो ऐसा मामला है। तो यहां पे बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग होती थी। 1989 के बाद एक टेररिज्म लाया गया और वहां की जो एबोरिजिन पॉपुलेशन थी कश्मीरी हिंदूज की, उनको वहां से निकाला गया। मॉस्क के लाउड स्पीकर्स में रलिव गलिव और चलिव बोल के, either you leave, you convert, or you die. Raliv, Galiv, Chaliv are Kashmiri terms, which anybody who knows the Kashmiri language will tell you the meaning of these terms. तो उनको ये बोला गया, वो वहां से निकल गए। अब क्या हुआ वहां पे कि जो बोला था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, शफाक साहब ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने, ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर में भी नहीं था। कश्मीर में ये फारूक अब्दुल्ला के जो फादर थे, फिर उनके बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, ये तीनों दादा बाप ये सब ये रहे हैं यहाँ पे ना, चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। कश्मीर इज द ओनली, अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया, एंड जब 370 हटने से पहले इट वाज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ओन पीनल कोड एंड ओन फ्लैग। इंडिया सिर्फ डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और एक आध और चीज देखता था, बाकी सब कश्मीरी खुद देखते थे अपना। ये था वहां पे। अब हुआ ये कि आई टेल यू प्रॉब्लम इन कश्मीर स्टार्टेड बिकॉज ऑफ करप्शन। अब आपने हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ का नाम सैयद सलाउद्दीन का सुना होगा, एक मुजफ्फराबाद में रहता है सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन का असली नाम यूसुफ शाह है। 1987 में उसने अमीरा कदल से इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन हार गया। उसके दिल में दर्द हो गया कि मैं इलेक्शन हार गया। उसने हथियार पकड़े, उसने हिजबुल मुजाहिदीन अपने दोस्त के साथ बनाई, वो चला गया। फिर उसके बाद आपको एक बात पता है,
मैं तो कभी कभी इतना मुझे दुख होता है दिल में कि इंडियन स्टेट कर क्या रहा है। वो टेररिस्ट है, यूरोपियन यूनियन ने उसको टेररिस्ट बताया, अमेरिका ने उसको टेररिस्ट बताया, उसके पांचों के पांच बेटे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। 5 sons of Sayyid Salahuddin are working for the government of India or the government of Jammu and Kashmir, whatever the case may be. बिल्कुल ठीक है। अब ये सेंट्रलाइज्ड पावर की आखिरी चीज में आ रहा हूं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये जो हुआ है कश्मीर में, अभी तक नहीं था सेंट्रलाइजेशन। 5 अगस्त से सेंट्रलाइजेशन हुआ है कश्मीर में, और ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर हैव ऑलरेडी सेड दैट इनको अभी यूनियन टेरिटरी बनाई है, दे विल बिकम अ स्टेट अगेन, इनको स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे। वो पार्लियामेंट की नोटिस में है, और इनको पूरी की पूरी जो जिसको कहते हैं कि जैसे तमिलनाडु को आपने वो दे रखा है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, जो किसी और इंडियन स्टेट के हुकूक होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुकूक आपके जम्मू एंड कश्मीर के भी होंगे, वो भी दोबारा स्टेट बनेगा। ये पार्लियामेंट में ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, दे आर वर्किंग आउट अ टाइमलाइन एंड इट इज गोइंग टू हैपन, दैट कमिटमेंट हैज बीन गिवन इन पार्लियामेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर। अब बिल्कुल आपने बताया कि क्या क्या उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ये है कि मेजर साहब के जब तक आपको लोकल सपोर्ट हासिल ना हो, कोई भी बैरूनी जो एक्टर्स हैं, जो फॉरेन एक्टर्स हैं, वो वहां पे आकर रोल प्ले नहीं कर सकते। तो देयर इज ए जेन्युइन कंसर्न्स एंड रिजेंटमेंट अगेंस्ट दिल्ली, अगेंस्ट इंडियंस और अगेंस्ट इंडियन एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडियन आर्मी। और जिन पॉलिटिशियंस का आपने नाम लिया, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आज वो सारे पॉलिटिशियंस पकड़ के आप लोगों ने अंदर नजर बंद किए हुए, जो मेन स्ट्रीम का हिस्सा थे, जो प्रो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट थे, आज वो भी बंद हैं। तो यकीनन कहीं ना कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और फेसबुक फ्रेंड्स जो आप लोग देख रहे थे, आपका भी शुक्रिया।